देखो इसमें जो है हमारा 44 क्वेश्चन है। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। संस्मरण, रेखा चित्र, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत। हाँ, संस्मरण। पंडित भोला पासवान शास्त्री द्वारा रचित मेरी वियतनाम यात्रा वृत्तांत की साहित्यिक विधा है। अब उसके बाद देखिए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? यू बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल चूज अ राइट आंसर फॉर ट्रांसलेटिंग सी एबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर यू बिलीव इन रीबर्थ, वेयर यू बिलीव इन रीबर्थ और नॉट, डू यू बिलीव इन रीबर्थ, डू यू हैव फेथ इन रीबर्थ। तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा ट्रांसलेशन में। फिर आगे कह रहे हैं आपसे, भूपृष्ठीय तापमान व्यतिक्रमण वायुमंडल की निचली परतों में फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ावा देते हैं। सरफेस इन्वर्जन प्रोमोट्स फिल इन द ब्लैंक्स इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये स्टेबिलिटी, स्थिरता को, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि मौसम विज्ञान में एक व्यतिक्रम ऊंचाई के साथ एक व्यासीय वायुमंडलीय संपत्ति के सामान्य परिवर्तन से विचलन है। यह लगभग हमेशा हवा के तापमान की चूक दर के व्यतिक्रम को संदर्भित करता है। जिस स्थिति में इसे तापमान उल्टा कहा जाता है, आमतौर पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ हवा का तापमान कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक व्यतिक्रम के दौरान गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर आती है। ये एक व्यतिक्रम वायु प्रदूषण को फंसाता है, जैसे कि स्मॉग हुआ ज़मीन के करीब। एक व्यतिक्रम भी टोपी के रूप में कार्य करके संवहन को दबा सकता है। यदि एक टोपी कई कारणों से टूट जाती है तो मौजूद किसी भी नमी का संवहन तब हिंसक गरज के साथ भड़क सकता है। तापमान उलटने से ठंडे मौसम में बारिश हो सकती है। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 47 में, ये वाला तो स्टेबिलिटी सही है, आपने बोला था। 47 में देखिए कह रहे हैं, लैग ओपेरन यानी लैग प्राचेलक ओपेरन बना है। किससे बना है आपका? पहला, फर्स्ट इंड्यूसर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, फर्स्ट इनहिबिटर और रिप्रेसर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, फर्स्ट इंड्यूसर एंड 1 इनहिबिटर और प्रीसेसर और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यहाँ पर आपका 3 स्ट्रक्चरल जीन से ये बनता है आपका लैग ओपेरन। इसको याद रखिएगा, लैग ओपेरन 3 स्ट्रक्चरल जीन से बनता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि लैग ओपेरन में 3 संरचनात्मक जीन होते हैं और एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर नियामक और एक ऑपरेटर होता है। 3 संरचनात्मक जीन हैं, लैग जेड, फिर लैग वाई और लैग एआई। लैग जेड बीटा ग्लैक्टोसिडेज लैग जेड को एनकोड करता है। एक इंट्रोसेलुलर एंजाइम को डीएस्केराइड लैक्टोज को ग्लूकोज, ये सब केमिस्ट्री के वर्ड हैं जो कि हिंदी में ही लिखे हुए हैं, वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में साफ करता है। लैग वाई बीटा ग्लैक्टोसाइड परमीज लैग वाई को एनकोड करता है। ये जानते हो कि इसका बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का है क्लास 12 के केमिस्ट्री का। एक ट्रांस में ब्रिंग सिम्टम जो एक ही दिशा में एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट का उपयोग करके सेल में लैक्टोज सहित बीटा ग्लैक्टोसाइड्स को पंप करता है। प्रीमीज कोशिश की पारगम्यता को बीटा ग्लैक्टोसाइड्स तक बढ़ा देता है। लैग ए बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांसस्टेलाइज लैग ए को एनकोड करता है। एक एंजाइम जो एक एस्टाइल समूह को एस्टाइल CO से थियो ग्लाइकोटोसाइड में स्थानांतरित करता है। बताओ, 12 की केमिस्ट्री भी इसमें पूछ रहा है, तो इसको याद करना ही शेष है क्योंकि इतना समझने में बड़ी कठिनाई होने वाली है आपको। तो ये डी ऑप्शन याद रखिएगा। LAK लैग में 3 शब्द हैं, यानी 3 शब्द यहाँ भी होंगे, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। अब उसके बाद देखो 48वें में, इन विच ईयर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी NPP वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ये आपका पहले भी पूछा गया था, ये फरवरी 2000 में है ना। फरवरी 2000 में तैयार की गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति गर्भ निरोधक, मातृ स्वास्थ्य और बच्चे के अस्तित्व के मुद्दों को एक साथ संबोधित करते हुए स्वैच्छिक और सूचित विकल्प, लक्ष्य, मुक्ति, दृष्टिकोण और प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर की उपलब्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। और इसमें आगे कह रहे हैं आपसे कि
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख करता है। इस कार्यक्रम के तहत सेवा वितरण डेटा को त्रिभुजित किया जाता है और आगे वार्षिक समीक्षा बैठकों, सहायक पर्यवेक्षण यात्राओं, सामान्य समीक्षा मिशन आदि के माध्यम से कार्यक्रम के नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे कह रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया है? हु वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसमें जो है आपका सी है अली मर्दन। अली मर्दन खान एक ईरानी कुर्द सैन्य नेता और प्रशासक थे जो सफविद राजाओं शाह अब्बास प्रथम और शाह सफ़ी और बाद में मुग़ल शासक शाहजहां के अधीन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। वह गंज अली खान के पुत्र थे। और आगे कह रहे हैं, मुइज़ उद्दीन कैकबाद मामुलक वंश का 10वां सुल्तान था। वह बंगाल के स्वतंत्र सुल्तान बुगरा खान के पुत्र और साथ ही गयास उद दीन मलवन के पोते थे। नासिर अद-दीन महमूद सुल्तान शमसुद्दीन इलतुतमिश के सबसे बड़े बेटे और कुतुब अली दीन ऐबक की बेटी उनकी प्रमुख पत्नी कुतुब बेगम थी। वह अवध के राज्यपाल थे और बाद में अपनी मृत्यु तथा बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके पुत्र सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह थे जिन्होंने 1246 से 1266 तक दिल्ली पर शासन किया था। आराम शाह दिल्ली सल्तनत के मामुलक वंश का दूसरा सुल्तान था। इलतुतमिश द्वारा पराजित और गद्दी से हटने से पहले कुतुब अली दीन ऐबक की अप्रत्याशित मृत्यु के बाद उन्होंने संक्षेप में सिंहासन धारण किया। अब उसके बाद देखो आगे आपसे क्या कह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरित ग्रह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसमें आपसे कह रहे हैं, पहला, पृथ्वी पर जीवन हरित ग्रह प्रभाव के कारण ही संभव है। हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। हरित ग्रह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। हरित ग्रह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। तो इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है आपका? तो ये है, लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि इसी के ऊपर है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50वें के ए है और ज़रा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं आंसर कैसे ए गलत है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वायुमंडल से विकिरण ग्रह की सतह को उस तापमान से ऊपर तक गर्म कर देता है जो इस वातावरण के बिना होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। हमारी दुनिया तक पहुंचने वाली और ऊर्जा को 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। लगभग 70% वायुमंडल से होकर पृथ्वी की सतह तक जाता है जहां यह भूमि, महासागरों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है और ग्रह को गर्म करता है। यह ऊष्मा फिर अदृश्य अवरक्त प्रकाश के रूप में विकिरित हो जाती है, जबकि इस अवरक्त प्रकाश में से कुछ अंतरिक्ष में जारी है। विशाल बहुमत वास्तव में कुछ 90% वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिसे ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है, और वापस पृथ्वी की ओर पुनः निर्देशित किया जाता है, जिससे और अधिक गर्मी होती है। इसका मतलब समझो क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि हमारे पृथ्वी में, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या करता है, एक परत है जो कि मान लो ये सूर्य है हमारा, ठीक है। तो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेस के कई प्रकार होते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट एक्स, अल्ट्रा वायलेट वाई, अल्ट्रा वायलेट जेड, ऐसे करके होते हैं। तो इसमें से अल्ट्रा वायलेट एक्स वाले को ये पास होने देता है, जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज के नाम से जाने जाते हैं। उसको ये पास करता है, बाकी अल्ट्रा वायलेट को रोक देता है। मतलब अल्ट्रा वायलेट के भी कुछ अंश आ जाते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो वाले आ जाते हैं, बाकियों को रोक देता है। अब क्या होता है कि और भी जो जितने सूर्य के रेडिएशन है वो यहाँ आते हैं, यहाँ से पार होकर के। अब ये ओजोन लेयर क्या करता है कि अब ये सरफेस है, सरफेस में ऐसे ये पूरा टेम्परेचर जो है अर्थ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा,
है ना, और फिर इससे टकराएगा, टकरा करके ये क्या होगा, इधर वापस जाने का प्रयास करेगा। रेडिएशन है तो अब ये तपन होगा, यहाँ हवा गर्म होगा, अब ये बाहर रेडिएशन जाने का प्रयास करेगा। लेकिन अब ये ओजोन लेयर क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, जाने नहीं देता बाहर। और ये जाने नहीं देता है, इस कारण से यहाँ पृथ्वी पर हम लोगों का तापमान बना रहता है और हम लोग जीवित रहते हैं। लेकिन अगर ये जाने दे दे तो यहाँ पर हीट जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा और ठंडा एकदम ठंडा रहेगा, आदमी मरमुरा जाएगा। इसलिए ये ओजोन लेयर काम करता है। तो यही चीज़ का प्रयोग करके ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया गया था कि सूर्य ना भी उगे तो हम लोग जो है रेडिएशन दे करके काम कर लेते हैं। कि एक कांच टाइप का ऐसे बनाया जाता है, इसमें यहाँ पर जो है पेड़ पौधे अंदर लगा दिए जाते हैं जो गर्मी जिनको चाहिए और फिर उगते हैं। तो क्या करता है कि यहाँ से सूर्य रेडिएशन आया और इसमें पहुँचा, और इसमें पहुँचने के बाद क्या किया कि इसने जो है इस पेड़ पौधों को हीट मिल गया। अब ये हीट बाहर नहीं जाने देता है, इस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको जाने नहीं देगा बाहर। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, हीट ट्रैप हो गया। अब जब हीट ट्रैप हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ के टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चाहे ठंडी हो चाहे जो भी हो, ये चीज़ है। तो यहाँ पेड़ पौधे इसमें उगते रहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब क्या हुआ कि मान लो हार्मफुल गैस हुए जो कि वातावरण के लिए नुकसानदायक हैं, जो हमारे व्हीकल से निकलते रहते हैं, तो केमिकल से, इंडस्ट्री से निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो गैस जो है इस ओजोन लेयर को पास आकर के यहाँ पर अपना एक परत और जमा कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सूर्य की किरणें जो फ़ायदेमंद है उनको तो ये रोकती ही आने से, और जो यहाँ पर हीट की मात्रा है जो रेडिएशन सर का इंटर किया वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं निकल पाता है। ठीक है, ओजोन लेयर तो कुछ रेडिएशन जो हार्मफुल नहीं है उनको ला तो देता, जो अगर ज़्यादा मात्रा में तो कुछ हल्का हल्का निकाल भी देता है हीट। लेकिन ये जो स्मोक और ये सब की वजह से है, ये पूरा का पूरा हीट को ट्रैप कर लेता है। और जब ये पूरा का पूरा ट्रैप कर लेगा तो यहाँ पृथ्वी पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ गर्मी बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, है ना, ये यही कारण है। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो वही ये कह रहे हैं आपसे कि हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है और वापस पृथ्वी की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है, जिससे और अधिक गर्मी होती है, और अधिक गर्मी बढ़ जाती है, ट्रैप कर लेता है, फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के फिर आता है हीट पर, क्योंकि पार एटमॉस्फेयर स्पेस पे जा ही नहीं पाता है। पिछले 8 लाख वर्षों में से अधिकांश के लिए मानव सभ्यता की तुलना में बहुत अधिक समय तक हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता लगभग 200 और 280 भागों प्रति मिलियन के बीच थी। लेकिन पिछली शताब्दी में यह सांद्रता 400 मिलियन प्रति मिलियन से अधिक हो गई है, जो मानव गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस और विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण अतिरिक्त गर्मी फंस रही है और वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। जो अभी मैंने तुमको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो हार्मफुल गैसेज हैं, ये हमारे ओजोन लेयर में ही आकर के नीचे परत अपनी जमा रहे हैं, और वो रेडिएशंस को, जो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो ओजोन क्या कहता है कि एक फिक्स तापमान मेंटेन रखता है हमारी पृथ्वी में। लेकिन ये जो ओजोन के अलावा ये जो गैसेज हैं, ये सारे तापमान को जाने ही नहीं देती। ओजोन क्या होता है, एक सीमा के अंदर तापमान को रखेगा और एक्स्ट्रा को तो भेज देगा, पार कर देगा। ये प्रकृति द्वारा बना हुआ सुरक्षा चक्र है। लेकिन ये जो मानव द्वारा बना हुआ है, ये बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? विच रिवर ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद हीराकुंड डैम? तो ये महानदी है। और इसमें देखो क्या कह रहा है, भारत के उड़ीसा में स्थित महानदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। सन 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध भारत का सबसे बड़ा व सबसे लंबा बांध है। इस बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करता है। हीराकुंड परियोजना पर हीराकुंड के अलावा 2 और बांध उपस्थित हैं। टिक्करपाड़ा बांध तथा नाराज बांध भारत का सबसे प्राचीन बांध कलतनाई बांध है, जो कावेरी नदी पर स्थित है तथा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है
पाँचवा कि प्रसार में एक्स द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो ये जो है आपका 11th की मैथमेटिक्स बायनॉमियल से दिया गया है, बायनॉमियल थ्योरम से। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपसे कि रूट है x/3 है प्लस 2/x² है, पावर 5 है, और कह रहे हैं कि बताइए वह टर्म जो x पर इंडिपेंडेंट हो, मतलब सॉल्व करने पे x के का वैल्यू ना आए। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसका जनरल टर्म हम लोग लिखेंगे tr+1 क्या होता है फार्मूला NCR और x की पावर n माइनस आर y की पावर r। तो यहाँ से n की वैल्यू देखो दी हुई है, इधर क्यों देखो 5, तो ये n की वैल्यू मैंने 5 लिख दी, 5CR, और x की वैल्यू क्या है, ये पूरा है, तो ये हो गया रूट x/3 की पावर n माइनस आर, और y मतलब 2/x² की पावर क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5CR, और ये x/3 ये हो गया n माइनस r/2, ये 1/2 है, और इधर करेंगे तो 2/x² की पावर 5 हो गई। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो ये 5C2, और सबसे पहले x वालों को एक साथ लिखेंगे, x की पावर n माइनस r/2, जहाँ ना समझ में पूछना। अब ये देखो ये 3 की पावर n माइनस r/2 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हो गया, और ये x की पावर 5 2 10 हो गया। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखो ये 5C2 और ये x की पावर को एक साथ लिख देते हैं, n माइनस r/2, ये 10 है तो ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है, और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n माइनस r/2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो है इंडिपेंडेंट हो, मतलब x की पावर 0 आ जाए, मतलब x हो ही ना, तो x की पावर 0, ये जो आया इसको 0 के इक्वल कर दो, तो इसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। देखो तो n माइनस r माइनस 10/2 इक्वल टू 0, ठीक है, और n क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ n की जगह 5 रख देते हैं, 5 माइनस r/2, ये 10 इधर आ गया, ठीक, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस r इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई 5 माइनस 20 आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर x की पावर n माइनस r है, y की पावर ये r है, मैं इसको 5 समझ रहा हूँ राइटिंग में, ये r है, तो ये r है हमारा, तो ये 2 की पावर r हो जाएगा, और ये x की पावर 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 10 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 की जगह पे 2r होगा। मैं इसको r लिखा था, लेकिन मैं इसको तेज़ी से घसीट के ऐसे लिखा था, तो 5 मैं खुद समझ लिया। तो ध्यान दिया करो, इसमें बोला करो कहीं मिस्टेक मैं करता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर r हो जाएगा इंटू 3 की पावर माइनस n। अब ये 2 की पावर r हो गया, यानी 10 की जगह ये 2 की पावर r, ये 2 की पावर r। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 माइनस r इक्वल टू कितना, 2 2 4r। अब ये इधर जाएगा तो 5 इक्वल टू 5r, तो r इक्वल टू कितना हो गया 1। समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ पर मेन चीज़ था ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n की वैल्यू यूज़ करना आना चाहिए, फिर उसके बाद 9th की मैथमेटिक्स है सिंप्लीफिकेशन, सिंपली ये आपको पता होना चाहिए। तो r की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं r की वैल्यू 1 रखूँ तो ये जो है इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारा क्या बनेगा 5C2 और इंटू यहाँ पर r की जगह 1, और ये तो x की पावर 0 हो जाएगा 1 रखेंगे तो, और ये 3 की पावर माइनस n की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस r/2, और r की जगह 1, ये हो गया। तो 5C2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। NCR का फार्मूला होता है ना n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो यही यूज़ किया हमने। फिर ये आपका हो गया 2, और ये हो गया आपका, ये अपॉन में आएगा तो ये 1/3 5 माइनस x/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5x, देखो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन लिखा क्या ये 1 है, r की जगह 1 लिखा है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4/2 क्या हो जाएगा 2, ये 3 की पावर 2 आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू 1, और ये 2, और ये 1/9। तो यहाँ से देखो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 5 2 10/9। तो 10/9 देखो ये आपका ऑप्शन ए वाला सही है। ये समझ में आया।
तो इसको एक दो बार और रिवाइज वीडियो से रिकैप करके देख लेना, समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 52 के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की ओर। तो 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्लास 12th की फिजिक्स का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्लास 12th का चैप्टर फिजिक्स से मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से है ये क्वेश्चन। अ सोलेनॉइड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻² टेस्ला। द आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द सोलेनॉइड इज। तो सपोज करो कि ये सोलेनॉइड है, ये हमारा सोलेनॉइड है, ये वायर से ऐसे लिपटा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर ये जो आउटवर्ड ये फ्लक्स निकल रहे हैं ऐसे, ये फ्लक्स मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का समूह एक साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिंपली फ्लक्स। तो यहाँ पर देखो आपसे सिंपली ये कह रहे हैं कि फाई फ्लक्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ए अपॉन, और ये आपका क्या दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो B इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे A अपॉन J है, J की वैल्यू आपको दी हुई है 2 × 10⁻²। इसको रखें, सॉल्व करें, तो यहाँ से मान आ जाएगा आपका 2 × 10⁻² वेबर। तो ये जो आया आपका 2 × 10⁻² वेबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन सही है। तो सोलेनॉइड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्लक्स का फार्मूला है वो है BA cos थीटा। तो यहाँ पर अगर इसकी किताब की देखें तो उस हिसाब से किताब का जो है रिजल्ट गलत आ रहा है, तो इसको हम लोग खुद फिर से करते हैं। फाई इक्वल टू BA होता है हमारा, और cos थीटा, यहाँ पर थीटा जो है 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो BA केवल आएगा। और उसके बाद ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और A क्या है, एरिया। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ और एरिया दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2 × 10⁻², और एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे अगर आप, तो 10⁻² का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 2 = 8 × 10⁻² × 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻², तो 8 की पावर 10⁻² वेबर। तो आपका ये जो इन्होंने किया ये गलत है, ये B ऑप्शन सही होगा। फाई इक्वल टू BA cos थीटा होगा, और थीटा यहाँ 0 डिग्री होगा, तो फाई इक्वल टू BA हो जाएगा। अब उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये जो हमने किया था ये इनके अनुसार था, लेकिन ये गलत है। अब उसके बाद देखिए 53 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 में आपसे क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि इमैनुअल कांट, चैम्बरलेन, जेम्स जीन्स, ऑटो स्मिथ। तो देखो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में निहारिका परिकल्पना, ए आपका ऑप्शन सही होगा। परिकल्पना का सिद्धांत लॉपलास ने 1796 ई में दिया। वर्तमान समय में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित हैं। इमैनुअल कांट के अनुसार सन 1755 ई में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायबा राशि परिकल्पना का प्रतिपादित किया। फिर इस नियम में संवेग संरक्षण का नियम अनुपालन नहीं करता है। इस नियम को सन 1796 ई में लाप्लास द्वारा संशोधित करते हुए निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व सौर निहारिका से हुई थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज कट बाय वाई जेड प्लेन इज। तो यहाँ पर देखो मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स A और ये B हैं, जो कि दिए हुए हैं -2, 4 और 7, और ये दिए हुए आपको 3, -5 और 8। अब ये क्या कह रहे हैं कि वाई जेड प्लेन को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो वाई जेड प्लेन को कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसका प्लेन, मैं देखो हल्का सा रफली डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये प्लेन है इसका, और ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट C क्या हो जाएगा, 0, हाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये हो जाएगा y, z।
ये हो गया हमारा ये कोऑर्डिनेट। अब जो है आप जो है सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगा करके इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि k/1 में जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n, याद आ रहा है। और y का लिखते थे तो यही यहाँ यूज़ होगा। देखो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये x1 है और ये x2 है और ये आपका m है और ये n है, ठीक है। तो x तो हमारा यहाँ क्या है, 0 है। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर c का निकालना है तो ये 0 है, और सेक्शन फार्मूला से अगर निकालें इसका कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली m की जगह क्या हो जाएगा k, और x2 की जगह क्या हो जाएगा 3, और प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 1, और x1 की जगह क्या हो जाएगा -2 अपॉन m+n है यानी k+1। ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो 3k - 2 = 0, तो k = क्या हो जाएगा 2/3। तो k = 2/3 देखो आ रहा है कोई ऑप्शन, हाँ, तो k = 2/3 आपका ऑप्शन सही है, 2:3 यानी ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये एकदम सही था, मिसप्रिंट नहीं था इसके सॉल्यूशन में। आइए देखते हैं 56 में क्या कह रहे हैं। मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो यह है डी वाली ऑप्शन, वह तोड़ती पत्थर। मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता में हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था। बिच्छू कविता का लेखन श्री निराला जी के द्वारा किया गया है। बादल राग तथा संध्या सुंदरी कविता भी निराला जी के द्वारा लिखी गई है, और तोड़ती पत्थर कविता में इलाहाबाद नगर का उल्लेख हुआ है। 57 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं आपसे कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा है, और इनके केमिकल एनालिसिस में दिया गया है कि कार्बन है 38.71, हाइड्रोजन है 9.67। तो कह रहा है कि बताइए इसका एम्पिरिकल फार्मूला और कंपाउंड क्या बनेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालते समय क्या करते हैं और इसी में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है सबसे पहले कार्बन का, हाइड्रोजन का और या ऑक्सीजन का, ठीक है। परसेंटेज इन दोनों का दिया हुआ है तो इसका भी निकल जाएगा। 100 में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो इसका भी हमारा निकल आएगा परसेंटेज। अब जब इसका भी परसेंटेज आ गया 51.62, तो अब इसका भार, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो 12 से इसको भाग दे दो, 1 से इसको भाग दे दो और 51.62 को 16 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आएगा। तो 3.22, 9.67, 3.22। तो यहाँ पर 3.22 से अब इस पूरे को डिवाइड कर दो, तो ये आपका जो है एम्पिरिकल फार्मूला दे देगा। तो इसको डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया 3 और इसको डिवाइड किया 1। तो यहाँ पर कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन 3 होगा यानी H3 होगा, और ऑक्सीजन 1 होगा, तो CH3 इसका आंसर हो जाएगा। CH3O इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अब उसके बाद देखो 58 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। DNA के एकल धारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA इज कॉल्ड, हाँ, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। एक बिंदु उत्परिवर्तन होने का कारण है कि जब एक एकल आधार जोड़ी को बदल दिया जाता है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। कोशिक में DNA की मुख्य भूमिका सूचना भेजना है। DNA का एक प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषों के अनुक्रम को एनकोड करता है। DNA की खोज सन 1953 में 2 वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब उसके बाद देखो ये इंग्लिश पैसेज है, आपको कह रहा है कि पैसेज रीड कीजिए और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आप पैसेज अच्छी तरह तो कर लोगे, है ना, ये तो बताने हो गया ना, इसको पैसेज पढ़ लेना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तो कर लेना। इसका आंसर एन एंटीडोट आया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निराधरण पाया जाता है। तो XY पाया जाता, बात सही है। तो मानव जाति में XX या फिर XY प्रकार का लिंग निराधरण पाया जाता है। पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX लिंग निराधरण पाया जाता है। लिंग निराधरण प्रणाली एक जीव वैज्ञानिक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करती है। सन 1903 में अमेरिका अनुवंशीविदविद नेटी स्टीवेंस द्वारा
मिलवर्म में लिंग निर्धारण की खोज की गई थी। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है तथा ये 23 के जोड़े में होते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। उसके बाद देखो आपसे कह रहे हैं 61 क्वेश्चन में शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो ये है आपकी आवारा मसीहा के रूप में इन्होंने रचना की थी। कवि भी अपना हो गए हैं बहुत सारे भारत में, तो अब तो गली गली में लड़के कविताएं कर रहे हैं, क्यों? बी में क्या कह रहे हैं? शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा कृति की रचना की। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर 21 जून 1912 को हुआ। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनको हरियाणा से सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 को हुआ। वे बांग्ला सुप्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यासकार थे। शरत चंद्र द्वारा लिखित प्रमुख पत्रेदावी है जो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर लिखा गया है। शरत चंद्र की मुख्य रचनाएं देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांत, पंडित मोशाय आदि है। फिर आगे देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। द beloved character in शशि देशपांडे स्टोरी, माई beloved character refers to माधव, आरती, ग्रैंड मदर, प्रीति। तो इसमें आपका आंसर जो होगा सी होगा। द beloved character in शशि देशपांडे स्टोरी बाय beloved character refers to the grandmother। 63 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विषेक चयनित किए थे? हाउ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट? तो इसका ऑप्शन 7 सही होगा। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने 7 विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। 7 विशेषताएं: बीज का रंग, बीज का आकार, फूल की स्थिति, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग और तने की लंबाई। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल तथा इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। अनुवांशिकी के जनक भी मेंडल हैं। अनुवांशिकी के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने यह प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल का प्रथम नियम एकल संस्करण प्रयोग पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहे हैं 64 में।